हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट नंबर 2। कल हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने आप लोगों को बताया था अपवर्तन क्या होता है, अलग अलग माध्यम के बारे में हमने देखा था, अपवर्तनांक के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके थे, प्रकाश का अपवर्तन वगैरह, ये सारी चीजें कल हम लोग देख चुके थे। ये स्लाइड्स वापस लग गई है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं। चलो, ये सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह यानी अपवर्तनांक हम लोग समझ चुके थे। अपवर्तन के नियम भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, अपवर्तन के नियम भी हम, हाँ, अब हम लोगों को पढ़ना है आज क्या, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। समझ गए बात को? गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है क्रांतिक कोण यानी आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको समझिए मेरी बात को। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि नीचे मान लेते हैं क्या है, वाटर है। क्या है नीचे? वाटर है। क्या है नीचे? वाटर। आप लोग मान लीजिए, मैंने लिख दिया यहां पर वाटर है, ठीक है दोस्तों। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना होता है, हम लोग सभी को पता है कितना होता है, 1.33, ठीक है। ऊपर मान लेते हैं क्या है, एयर है यानी वायु है। वायु का कितना होता है अपवर्तनांक? 1 होता है। आप मुझे बताइए इनमें से सघन कौन है और विरल कौन है, बताइए। और प्लीज आप लोग मुझे बताइए, जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, टेस्ट लगाते जा रहे हो, नहीं लगाते जा रहे हैं? अरे कमेंट करके बताओ, टेस्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे? बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने टेस्ट लगा चुके? 1 2 3 बताओ। आपको टेस्ट सीरीज में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने विद प्रॉपर सॉल्यूशन, बताओ। हाँ, तो मैं आपको बोलूं इसमें से डेंसर कौन है, रेरर? देखो आपको पता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, यानी जो वाटर है ये एक डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। यहां पर वायु क्या हो जाएगा, एक रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम हो जाएगा। अब दोस्तों ये मान लीजिए आप लोग कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है जो वाटर से एयर में जा रही है। चलो दोस्तों ये कोई प्रकाश किरण है, ये जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ये आपतित किरण है कोई, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल यानी अभिलंब हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपका नॉर्मल यानी ये आपका हो जाएगा अभिलंब। आप मुझे बताइए प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था? सर प्रकाश किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था। प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था। बट होगा क्या, क्योंकि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है, ठीक है। अरे यार दोस्तों, लगा रहे हो नहीं लगा रहे टेस्ट, बताओ। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो नहीं कर रहे? तो भैया टेस्ट अटेंड करो, वरना आपको अपनी गलतियां नहीं पता पड़ेगी। समझ गए बात को? वरना गलतियां पता नहीं पड़ेगी आपको। चलो आ जाओ। तो जाना चाहिए था ऐसा, बट जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाता है ना, तो वो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल से दूर झुक जाती है। ये कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है सर, हम लोग आपकी बात को समझ गए, ये ऐसे जाएगी। तो अगर मान लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण। मान लो ये अभी के लिए फॉर एग्जांपल कितना था, 22 डिग्री था, ये कुछ भी मान लो, 20 10 15 कुछ भी मान लो, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई है ना, जैसे ये एंगल मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, आप 11 डिग्री मान लो, 12 डिग्री मान लो, चलो मैंने 12 डिग्री मान लिया। आप मुझे बताइए अगर मैं प्रकाश की किरण को ज्यादा कोण पर आपतित कराऊंगा, चलो जैसे मान लीजिए अब मैंने प्रकाश किरण को ऐसे भेजी, अब मान लो ये कोण कितना है, 16 डिग्री है। तो जाना कैसे चाहिए था ये दोस्तों, जाना चाहिए था ऐसे। बट दोस्तों ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये और हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी प्रकाश किरण थोड़ी सी और हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों ने और ज्यादा आपतन कोण पे करोगे तो थोड़ा सा और ऐसे जाएगी। दोस्तों एक ऐसा आपतन कोण जिस पे मैं प्रकाश किरण को डालू ना, ये प्रकाश किरण गई, तो ऐसा आपतन कोण जिस पे अपवर्तित किरण बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए, तो उस वाले आपतन कोण को क्या मैं बोलूंगा, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण बोलूंगा। दोस्तों ये एक ऐसा आपतन कोण है जहां पर मैंने प्रकाश किरण को डाला ना, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बारे में बिल्कुल ऐसी हो गई, तो ये अपवर्तित किरण है। तो नॉर्मल अभिलंब से अपवर्तित किरण जो एंगल बनाती है, इसे ही तो अपवर्तन कोण बोलते हो। यानी ऐसा आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे ही आप लोग क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण बोलोगे। जैसे मैंने माना कि किसी मीडियम के लिए क्रांतिक कोण का मान 25 डिग्री है। जैसे भैया इधर समझो, आप लोग प्लीज बात को समझो, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ठीक है। अरे टेस्ट दे रहे हो, दे रहे शबी शन बेतावार जी?
हर टेस्ट, हर के बारे में 20-20 क्वेश्चन दे रहा हूं ना मैं आपको टेस्ट में। पता नहीं क्या करते हो यार, रिप्लाई तक नहीं होता तुमसे। ये तो बोलो कि सर दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, बेवकूफों की जैसे बैठे रहते हो, बस कमेंट करा लो इधर। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। नहीं रजत जी, आपको फोन में ही देखना है ना, जवाब ही नहीं देते यार। एक चीज पूछ रहा हूं, टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, एक छोटी चीज का जवाब नहीं आ रहा आपसे। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम। आ जाओ, समझो मेरी बात को। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण में, जैसे आप लोग ये मान लेते हैं कि पहले कोई प्रकाश किरण गई है, आपने कोई प्रकाश किरण भेजी किसी कोण पे भेजी, ठीक है। तो जब डेंसर टू रेयर में जाती है तो आपको पता है नॉर्मल से थोड़ा दूर हटती है, कुछ जाने ऐसे चाहिए थी, बट जो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई है, ऐसे हो गई। समझ में आ गई बात को। इस वाले केस की बात करते हैं। ये कोई प्रकाश किरण गई 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 गई। दोस्तों यहां पर आपने, जैसे मैंने आपको बोला ना, जब ज्यादा एंगल पे आप लोग प्रकाश किरण को आपतित कराओगे थोड़ा सा और इधर होगी, और ज्यादा पे आपतित कराओगे थोड़ा सा और ऐसा होगा। तो अगर मैं प्रकाश की किरण को कोई ऐसे कोण पे आपतित कराऊं जिससे अपवर्तित किरण बिल्कुल ऐसे हो जाए, दोस्तों इसी आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिस पर प्रकाश किरण को अगर आप लोग आपतित कराओगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों मान लेते हैं क्रांतिक कोण का मान मान लो किसी के लिए 42 डिग्री है। अगर आपने 42 डिग्री से ज्यादा कोण पे आपतित कराया ना तो वो उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण को आपने जो क्रिटिकल एंगल है इससे भी ज्यादा एंगल पे आपतित करवाया, ज्यादा एंगल पे आपतित करवाया ना, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब दोस्तों क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये कोई सघन माध्यम है, ये कोई डेंसर मीडियम है, ऊपर कोई विरल यानी रेयर मीडियम है, ठीक है। जैसे मान ले दोस्तों ये कोई लाइट की रे गई, अगर मैं बोलूं कि आपने इसको क्रिटिकल एंगल पे भेजा है, क्रांतिक कोण पे भेजा है, तो दोस्तों प्रकाश किरण कैसे जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये ऐसी हो जाएगी क्योंकि क्रांतिक कोण पर भेजोगे ना तब हमेशा अपवर्तन कोण का मान होगा 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने का मतलब है ये किरण बिल्कुल ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले मान निकालना मेरे को, ये सी का मान क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई डेंसर मीडियम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। रेयर मीडियम दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अभी मैं मान लेता हूं दोस्तों एयर है, एयर है यानी वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नीचे मान लो कांच होता या नीचे पानी होता या नीचे हीरा होता तो क्रिटिकल एंगल कैसे आप लोग निकाल सकते हो, बिल्कुल आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। सर कल ही कोर्स परचेज किया, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, आज ही टेस्ट लगाऊंगा। ओके शुभम जी, ठीक है, आ जाओ। देखो इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, स्नेल के नियम से इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इनटू इस वाले माध्यम में जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, सी, उसका ले लो साइन, ठीक है। इसको आपको बराबर करना है, जो दूसरा वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक इनटू दूसरे वाले माध्यम में जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है ना, उसका साइन ले लो, तो उसका साइन ले लो। समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो म्यू इंटू साइन सी बराबर 1 इंटू साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो साइन सी बराबर क्या हो गया आप लोगों का 1/म्यू हो गया। क्लियर है क्या। यहां से सी का मान निकाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल का बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स 1/म्यू। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि क्रांतिक कोण के जल के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालो, तो यहां पर जल का अपवर्तनांक लिख दो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालो, तो यहां पर हीरे का अपवर्तनांक डाल दो। जिसके अपवर्तनांक डालते रहोगे वहां पर उसके लिए क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण का मान आता रहेगा। बट क्वेश्चन ये है कि सर मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, क्योंकि इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत होगी। तो आप लोगों को सीधे मान याद रखना है। आपको अपवर्तनांक के मान तो पता ही है, आपको जब आप लोग इसमें डालोगे तो क्रिटिकल एंगल के मान आ जाएंगे। कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा साइंटिफिक, बट एग्जाम में आप लोगों को सीधे याद रखना है पानी के लिए इतना होता है, हीरे के लिए इतना होता है, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे डायमंड की बात करें, उसका अपवर्तनांक होता है लगभग 2.41 या 2.42 के आसपास, ठीक है। तो उसका जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 24 डिग्री, जो सीधे आपको ध्यान रखना है। वाटर का होता है 1.33। अगर बात करी जाए इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है 49 डिग्री।
ग्लास का यानी कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आपका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों के आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है हीरा क्यों चमकता है। सर जी एक टॉपिक के टेस्ट में क्वेश्चन वही आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। टेस्ट एक टॉपिक के टेस्ट में क्वेश्चन वही आ रहे हैं। अरे भैया शेरभाषण जी, एक टॉपिक का एक टेस्ट है, तो अगर उसी टेस्ट को वापस लगाओगे तो वही तो क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक चेंज करोगे तभी तो क्वेश्चन नए आएंगे। चले आगे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन आता है हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके लिए आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। जैसे देखो दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई नीचे डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है, ऊपर मान लेते हैं विरल मीडियम है, कोई रेरर मीडियम है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई, कितने कोण पे गई, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण पे गई, तो दोस्तों जो अपवर्तित किरण होगी वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। क्लियर है क्या। अगर आप लोगों ने किसी प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से ज्यादा पे आपतित कराया तो वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी घटना को आप लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर कोई प्रकाश की किरण है वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे है ना, जैसे मान लो यहां पर आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, तो उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है हीरा क्यों चमकता है, या आप लोगों ने देखा होगा मिराज फिनोमिना देखा है, मिराज मृग मरीचि का। तो इन दोनों के बारे में आप लोग समझाइए। इन दोनों के पीछे जो कारण है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, बताओ हीरा क्यों चमकता है। अब जब आप लोगों से एग्जाम हो जाता है हीरा क्यों चमकता है, तो इसके पीछे आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा, इसके क्रिटिकल एंगल का मान ज्यादा होने की वजह से। तो ये क्या बात हुई, इसका क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है। कितना है, लगभग 24 डिग्री के आसपास ही। देखो अभी मैंने बताया था ना, देखो इधर देखो क्रिटिकल एंगल का मान कितना है, डायमंड के लिए 24 डिग्री है, पानी के लिए कितना है 49 डिग्री है, तो बहुत कम है ना यार हीरे का। तो ये डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल कम है, इससे ये चमकेगा कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर देखो प्लीज समझो मेरी बात को। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहां पर मान लो नीचे पानी है ना, नीचे मान लो क्या है दोस्तों, पानी। नीचे क्या मान लो आप लोग, नीचे क्या है, पानी है। तो पानी का क्रांतिक कोण कितना है, वाटर का 49 डिग्री है। इस 49 डिग्री का मतलब क्या है, समझो मेरी बात को। इस 49 डिग्री का मतलब क्या है, अगर मैं देखो दोस्तों ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। अगर मैं हर एक डिग्री पे एक प्रकाश किरण भेजू, ये 1 डिग्री पे भेजी, ये दूसरे डिग्री पे भेजी, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, तो टोटल कितनी होगी, 90 किरणें होगी। आप लोग मुझे बताइए पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना है, 49 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 49, जैसे मान लो पहली किरण, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ऐसे करके 49 वाली जो किरण होगी ना, अगर 49 डिग्री पे जो भेजोगे ना, वो बिल्कुल ऐसी चली जाएगी। 49 के ऊपर जो प्रकाश किरणें होगी वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो अगर मैं आपने 90 किरणें भेजी तो 90 में से आप लोग 49 कर लो, क्योंकि 49 तो वापस नहीं लौटेगी। 49 से ज्यादा पे जो आपने प्रकाश किरणें भेजी है वो लौटेगी। तो 90 में से जब 50 जाते हैं तो 40 बचते हैं, बट कितने गए, 49 से गए, यानी कितने बचेंगे, 41 बचेंगे। तो 41 किरणें वापस आ जाएगी। यही बात अगर मैं नीचे दोस्तों डायमंड हो, नीचे हम लोग बात करते हैं डायमंड हो, तो डायमंड का क्रांतिक कोण कितना है, 24 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, 4, 5 ऐसे करके मैं आपको बोलूं हर एक डिग्री पे एक एक प्रकाश किरण भेजी है। तो 24 प्रकाश किरणें का कुछ भी नहीं होगा। 24 डिग्री से ऊपर जो प्रकाश किरणें भेजोगे 25 पे, 26 पे, 27 पे, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। उसे ही आप लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी हर एक डिग्री पे जब यहां पर प्रकाश की किरण डालोगे तो कितनी वापस लौट जाएगी, तो 90 में से आप लोग माइनस कर दो 24 को, तो 10 में से 4 गया, बचा 6। ठीक है ना। तो 8 में से 2 गया, इधर बचा 6। सही है क्या। तो आप लोग देखो
66 प्रकाश की किरणें ऐसी होगी जो डायमंड में वापस लौट जाएगी। तो डायमंड चमकेगा नहीं चमकेगा? तो देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये डायमंड है, ये डायमंड है, तो इसमें कोई प्रकाश की किरण गई तो दोस्तों बहुत ज्यादा चांस होता है कि वापस इसी के अंदर लौट जाए। तो जब वापस इसी के अंदर लौट जाएगा तो प्रकाश आपको चमकता हुआ नजर आएगा नहीं आएगा? मतलब सॉरी, हीरा आपको चमकता हुआ नजर आएगा नहीं आएगा? तो दोस्तों इसकी कटिंग ही कुछ इस प्रकार से करी जाती है डायमंड की कि इस पे आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा क्रांति कोण से ज्यादा परावर्तित हो, जिसकी वजह से ये अंदर ही घूमते रहे और आप लोगों को प्रकाश क्या होगा, चमकता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिराज, जिसे आप लोग बोलते हैं मृग मरीचिका, ठीक है, या मृग तृष्णा भी बोलते हैं। मिराज, मिराज जिसे आप लोग हिंदी में मृग तृष्णा भी बोलते हैं। क्या होता है मिराज बताइए? आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में आप लोग देखते हो बहुत डिस्टेंस पे, जब आप लोग देखते हो तो आप लोगों को लगता है वहां पर क्या है, पानी है, बट एक्चुअली वहां पर पानी नहीं होता जब आप लोग वहां पर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसके पीछे का कारण हम लोग समझते हैं। देखो इधर देखो मेरी बात, जैसे मान लेते हैं आप किसी डेजर्ट में गए, यानी आप लोग किसी रेगिस्तान में गए, यहां पर क्या है दोस्तों, मिट्टी है, यहां पर हम लोग मान लेते हैं नीचे क्या है, मिट्टी है, मिट्टी है। मान लेते हैं दोस्तों यहां पर एक पेड़ लग रहा है, यहां पर मान लेते हैं क्या लग रहा है, एक पेड़ लग रहा है, समझ गए? ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं क्या है, सन है, यहां पर मान लेते हैं सन है, और यहां पर क्या है, एक कैमल है, कैमल, इसको कैमल मान लेता हूं, इसके ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, समझ गए? ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए जो एयर इस मिट्टी के कांटेक्ट में होगी, बिल्कुल मिट्टी बहुत गर्म गर्म है, तो उस एयर का टेम्परेचर क्या होगा, उस एयर का टेम्परेचर क्या होगा, उस एयर का टेम्परेचर होगा ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी, यानी यहां वाली जो एयर होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। यहां पर मीडियम कैसा होगा, एक रेयर मीडियम होगा, यानी एक विरल माध्यम होगा। अगर थोड़ा सा आप लोग ऊपर चलोगे, मिट्टी से थोड़ा सा आप लोग ऊपर चलोगे, ठीक है ना, मिट्टी से थोड़ा सा आप लोग ऊपर चलोगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वो वहां पर एयर इतनी ज्यादा, मतलब वहां पर क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। वहां पर टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी वो एक रेयर मीडियम होगा, यानी वो एक, दोस्तों मैंने उल्टा तो लिख दिया एक बार प्लीज, सॉरी। यहां पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम रह रही है, टेम्परेचर कम से डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा वाले को यार आप क्या बोलोगे, डेंसर बोलोगे ना, रेयर मैंने गलत लिख दिया, तो लिख दो इसको डेंसर मीडियम, और हिंदी में क्या बोलोगे, सघन माध्यम। समझ गए बात को? अरे क्लियर है क्या, बताओ? ठीक है। अब होगा क्या, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। ये कोई प्रकाश की किरण यहां पर आई, ठीक है, जैसे ये आप लोगों का रेयर मीडियम हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो डेंसर मीडियम होता जा रहा है। तो दोस्तों होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई, सूर्य पे आई, ये इस पे प्लांट पे आई, ठीक है। अब देखो यहां पर ऊपर मैं बोल सकता हूं ये अलग अलग, सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी, जैसे कि मैंने बताया नीचे वाला थोड़ा सा रेयर मीडियम होगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण इससे टकरा के इधर आई ना, तो होता क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें मुड़ती है। ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर है, डेंसर से रेयर में जाता है, तो कहां पर मुड़ती है, जानी ऐसे चाहिए थी बट नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये, और फिर अंदर जाएगा, ये नॉर्मल है, जानी चाहिए थी ऐसे बट नॉर्मल थोड़ा दूर ऐसे हो जाएगा। दोस्तों अगर ये प्रकाश किरण अपने क्रांति कोण से ज्यादा परावर्तित होती है ना जब, तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, प्रकाश कहां से आ रहा है, प्रकाश कहां से आ रहा है, आपको लगेगा सर यहां से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, तो आप लोगों को ये कुछ पेड़ ऐसा नजर आएगा। और दोस्तों ऐसा नजर कब आता है, जब वहां पर पानी होता है, वहीं पर तो ऐसे नजर आते हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि वहां पर पानी है बट एक्चुअल में वहां पर नहीं है। ये किस वजह से हो पा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो पा रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए एक चीज और हम लोग समझते हैं, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, इसके पीछे कारण क्या है, तारों के टिमटिमाने के पीछे आइए मैं समझाता हूं। तारों के टिमटिमाने यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे क्या रीजन है, आइए हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है,
सेम चीज यहां पर है, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, आप लोग यहां पर खड़े हो, तो दोस्तों जो एयर है ना वहां पर दोस्तों डेंसिटी कम है, फिर ज्यादा है, फिर कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो अलग अलग मीडियम बन जाता है, रेयर, डेंसर, रेयर, ऐसे कुछ करके, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो यहां पर क्या है, स्टार है, यानी यहां पर क्या है, सितारा है, उससे कोई प्रकाश किरण आई, तो जब वो आई तो वो थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, फिर और हो गई, फिर और हो गई, फिर और हो गई, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो उसको तारा यहां पर नजर आएगा। बट जब वो मूव होगा तो कभी तारा यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, उसके साथ में, उसके मूवमेंट के साथ में तारे की भी लोकेशन उसको बदलती हुई नजर आएगी। तो इसे ही हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी तारों का टिमटिमाना बोलते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोट राइज को अपवर्तन तो बोलेंगे। और कैसा अपवर्तन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, यानी इस एटमॉस्फेयर ने, इस वायुमंडल ने करा है। तो अगर आप लोगों से पूछे तारों के टिमटिमाने के पीछे कारण क्या है, तो आप लोग बोलोगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। समझ में आ गई बात को, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चले आगे, आगे चले, अरे चले क्या, चले, चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब आपने मिरर से यानी दर्पण से परावर्तन पढ़ा था ना, वैसे ही दोस्तों लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। कैसे होता है सर, देखो लेंस होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल, एक होता है कॉनकेव यानी अवतल। पहचानोगे कैसे, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो बीच में से होता है मोटा, किनारों से क्या होता है, पतला होता है, जबकि कॉनकेव अवतल की बात करें वो बीच में से होता है पतला और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहचानने के तरीके बता दिए। अब दोस्तों अब और डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, जब इसमें लाइट रेज आ रही है तो आप ध्यान से देख लो कन्वर्ज हो रही है, जबकि जो कॉनकेव होगा, जो अवतल होगा, इसमें लाइटें जो आ रही है वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। मिरर में जस्ट उल्टा है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, जबकि यहां पर कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होगा, आप लोगों का कॉनकेव होगा, ठीक है। कॉनकेव क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। और आपके कॉन्वेक्स उत्तल की बात करें तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। समझ में आ गई बात को, क्लियर? ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बोल रहे हो कि सर लेंस से होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, कहां पर हुआ, देखो ना यार, ये प्रकाश किरणें यहां से यहां पर जा रही थी, तो जब इस माध्यम से, जैसे इस माध्यम में प्रवेश करी, देखो उसकी दिशा बदल गई ना, पहले जा रही थी ऐसे, बट इसमें बदलती इसकी दिशा बदल गई, ऐसे हो गई है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है और मुड़ती है, तो इसे तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन बोलते हैं। तो दोनों ही जगह अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो आ जाइए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों का कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, कॉन्वेक्स क्या होगा, उत्तल, ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें भी कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। आइए उन एक एक टर्म्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक फोटो लगाइए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की, ठीक है। देखो दोस्तों होता क्या है, कोई भी लेंस हो उसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना, इसको आप लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और हिंदी में आप लोग इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। समझ में आ गई बात को। एक ऐसी लाइन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। जब प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे देखो ये वाली आ रही है, 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 ये वाली, तो क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस, जब इनको कन्वर्ट करता है ना, तो ये सारी की सारी जो रेज होती है ना, मुख्य अक्ष पे एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसे आप लोग बोलते हैं फोकस, है ना, या प्रिंसिपल फोकस। तो एक आपका हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य अक्ष। समझ में आ गई बात को। तो ये तो मैंने चीज आप लोगों को बताई किसकी, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की। दोस्तों जहां जैसे दर्पण में हम लोग सारी दूरी पोल से नाप रहे थे ना, यहां पर
जितनी भी दूरियों का मेजरमेंट होगा वो कहां से होगा, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से होगा। इसका मतलब क्या है, प्रकाशीय केंद्र से, जैसे मैं बोलूं फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, तो इस दूरी को आप लोग क्या बोलोगे, फोकल लेंथ आप लोग बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई। चले आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की। तो इसका भी दोस्तों जो मध्य बिंदु होगा उसे आप लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। तो जब प्रकाश ये हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस मुख्य अक्ष से होकर गुजरती, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, इसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। देखिए दोस्तों, जो भी प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जैसे ये आ रही है, ये आ रही है, तो कॉनकेव लेंस इन्हें कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज करेगा। जैसे मान लो ये वाली प्रकाश किरण है, ये भी डाइवर्ज हो गई, ये प्रकाश किरण है, ये भी डाइवर्ज आ गई। तो प्रकाश किरणें को जब डाइवर्ज करेगा ना, तो जब आप लोग इनको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलती हुई नजर आएगी, उसे ही आप लोग क्या बोलोगे, फोकस बोलोगे। समझ में आ गई। और ध्यान रखिए, इस प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे आप लोग बोलते हैं फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए मैं आप लोगों को पहले उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स बताता हूं, फिर उसके बाद में कॉनकेव लेंस के रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप लोग रूल्स पढ़ेंगे तभी आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा। और जब भी आपको आ गया तो इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल बच्चों वाली की सीन है ना, एंस फॉर्मूला वगैरह सारे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो होता क्या है, आप मुझे बताइए, आपने फोकस किसको बोला था, फोकस क्या होता है बताओ। सर फोकस ये था जब प्रकाश किरणें यहां से हो आती है मुख्य अक्ष से समांतर, तो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसे आप लोग बोलते हैं फोकस। दोस्तों अगर प्रकाश किरणें यहां से आए तो, यहां से आए तो सर यहां से आएगी तो फोकस इधर कहीं पर बनेगा। तो कुल मिला के लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है, एक इस साइड भी, एक इस साइड भी। तो चलिए इस वाले फोकस को मैंने नाम दे दिया F1 और इस वाले फोकस को मैंने नाम दे दिया F2। क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर ये आप लोगों का F1 है, उससे डबल दूरी पर एक पॉइंट ले लिया जिसको आपने क्या नाम दे दिया, 2F1 नाम दे दिया। क्लियर है क्या। राइट में हम लोग बात करते हैं, इधर एक पॉइंट लिया F2, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर आपका F2 है उससे डबल डिस्टेंस पे पॉइंट रख लिया जिसका नाम आपने क्या दे दिया, 2F2 दे दिया। समझ में आ गई बात को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। पहला रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। हमको पता ही है, देखो ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आई तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरी कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो कहां से होकर गुजरेगी, वो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। वो कहां से होकर गुजरेगी, वो फोकस से होके गुजरेगी। समझ में आ गई बात। कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये बात हम लोग जानते हैं। चलो दूसरा नियम हम लोग समझते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, फोकस से होकर आती है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है ना, तो वो लेंस से गुजरने के बाद में या अपवर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे देखो ये प्रकाश किरण फोकस से होकर आई ना, तो देखो कैसे गई। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है ना, फोकस से होकर आ रही है ना, तो अपवर्तन के बाद में इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बताओ, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, ठीक, ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर कोई प्रकाश किरण इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। देखो देखो ये देखो जा रही है, सीधे सीधे चली गई, कोई विचलन नहीं है। अगर कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से कोई गुजरेगी तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से कोई गुजरे, कोई विचलन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है बात को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब इससे इमेज कैसे बनेगी ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के मैंने आपको सारे रूल बता दिए।
अब चलो देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से इमेज कैसे बनती है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या ले लिया आपने, वस्तु को, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां पर रखा आपने, इंफिनिटी पर रखा, अनंत पे। दोस्तों बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा, यहां पर रख दिया, बहुत दूर रख दिया हमने, ठीक है। दोस्तों जब भी किसी वस्तु को अनंत पे रखते हो तो उससे जब भी प्रकाश किरणें आती है मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इससे कोई, अगर आपको देखना है इसकी इमेज कहां पर बनेगी तो क्या करना है, दो प्रकाश किरणें निकाल दो, लेंस से गुजरने के बाद में, लेंस से अपवर्तन के बाद में जहां पर मिले वहां पर इमेज बनेगी। तो एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, भाई मुख्य अक्ष के समांतर निकाली तो फोकस से होकर तो जाएगी। एक और निकाल दो, एक प्रकाश किरण मैंने ऐसे निकाली तो ऐसे होके जाएगी। तो मुझे बताओ यार, ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है दोस्तों, क्या सही में मिल रही है? बिल्कुल। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। दोस्तों रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। दोस्तों वस्तु कितनी बड़ी थी, इमेज कितनी छोटी सी बनी, तो इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई, चले आगे, ठीक है। दोस्तों केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, 2f से परे है ना, पहले तो आपने अनंत पे रखा था, अब 2f के जस्ट इधर रख रहे हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो अनंत और 2f के बीच में, तो मैंने कहीं पर यहां पर रख दिया। तो इमेज कैसे बनेगी, कोई दो प्रकाश किरणें निकाल दो। दोस्तों एक प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, ये जो मुख्य अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल निकाली। बताओ कहां से होकर गुजरेगी, दोस्तों फोकस से होकर गुजरेगी, आपको पता है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से निकालोगे, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से निकाल दो। देखो मैंने ऐसे निकाली ऑप्टिकल सेंटर से, मैं निकाली ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहां के होके गुजरेगी सर, कोई विचरण नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी। तो मुझे बताओ ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या, बिल्कुल सर मिल रही है, और जहां पर मिलती है वहीं पर इमेज बनती है। तो लो ये बन गई इमेज। सही में मिली क्या, बिल्कुल सर सही में मिली। तो जब सही में मिलती है तो इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है। आप लोग देख भी पा रहे हो। साइज के बारे में बताओ, देखो वस्तु बड़ी थी, साइज कैसी बनी है, छोटी बनी है, तो इमेज साइज क्या होगी दोस्तों, डिमिनिश्ड होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बनी कहां पर है, तो F2 और 2F2 के बीच में कहीं पर बनी है। धन्यवाद प्रवेश यादव जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस क्या लेते हैं। अब आप लोग इस 2F पे रख दो, वस्तु को 2F पे रख दो, बताओ कहां पर बनेगी इमेज, आप खुद बनाओ। अरे आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉपी में बनाओ यार, कोई दो प्रकाश किरणें निकाल दो यार। देखो मैंने एक निकाली यहां पर, मुख्य अक्ष से समांतर, तो ऐसे निकलेगी। एक यहां पर निकाल दिया ऑप्टिकल सेंटर से, बताओ क्या करना है, ये काम करना है। देखो ये और ये मिल रही है क्या, सही में मिल रही है, बिल्कुल सही में मिल रही है, रियल में मिल रही है, इमेज रियल बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी। देखो साइज भी देख लो, जितना ये वस्तु उतना ही इमेज, तो क्या बनेगा, सेम साइज की बनेगी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, सिंपल सी चीज है। आप लोगों से पूछे बनेगी कहां पर, 2F पर बनेगी। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं। अब हम लोग 2F और F के बीच में रखते हैं, यहां पर कहीं पर रख दिया वस्तु को। बताओ बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कोई दो प्रकाश किरण निकाल लो यार, एक ऐसे निकाल दे मुख्य अक्ष से समांतर, एक लो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, क्या दिक्कत है। अब कहां पर मिल रही है सर, अब यहां पर मिल रही है, तो इमेज कहां पर बनेगी, 2F के इधर बनेगी। क्या सही में मिल रही है, बिल्कुल। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। क्लियर। साइज बताओ सर, बड़ी बन रही है, ये छोटी थी वो इमेज बड़ी बन रही है, बताओ क्या दिक्कत है। नेक्स्ट केस लेते हैं। अब आपने कहां पर रख दिया, वस्तु को फोकस पे रख दिया। निकालो कोई दो प्रकाश किरण, एक निकाल दी मैंने ऐसे, ऐसे जाएगी, एक निकाल दी मैंने ऐसे, ऐसे जाएगी। मुझे बताओ यार, ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या, सर दोनों पैरेलल है। दो पैरेलल जो कहां पे मिलते हैं, तो और अनंत पे जाके मिलते, बहुत दूर जाके मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी, तो उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल। और इमेज बनेगी कहां पर, बनेगी कहां पर सर, बहुत दूर बनेगी। और कैसे, बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि अनंत पे जाके मिल रही है, तो हाईली इनलार्ज। समझ में आ गई बात को। नेक्स्ट, जब आप लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे, निकालो कोई दो प्रकाश किरण, एक ऐसे निकाली, फोकस से निकल गई, एक में निकाला, इसमें कोई विचलन नहीं हुआ। तो यार ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही क्या, असर नहीं मिल रही। लेकिन जब दोस्तों आप लोग इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी कि देखो इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि बिल्कुल सर यहां पर मिल रही है, सही में मिल रही है कि नहीं, ऐसा आभास हो रहा है। तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल यानी आभासी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी।
इरेक्ट बनेगी और किस साइड बनेगी, जहां पर वस्तु रखा था ना उसी साइड बनेगी। इससे पहले वाले जितने भी केस थे वो इस साइड बन रहे थे, वो इस साइड बन रही थी इमेज, इमेज इस साइड बन रही थी। अब क्या है, सिर्फ इस साइड बनेगी। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉनकेव लेंस हम लोग पढ़ेंगे कल। मुझे तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप लोग मुझे बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपका क्या कहना है। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, जो कार्य कॉनकेव मिरर करता है ना, अवतल दर्पण, वो ही कार्य कॉन्वेक्स लेंस करेगा। सर कॉनकेव क्या कर रहा था, वो रियल इमेज भी बना रहा था, वर्चुअल भी बना रहा था, यानी वास्तविक भी बना रहा था, आभासी भी बना रहा था। जबकि कॉन्वेक्स की बात करें, ये कैसा बना रहा है, ये भी रियल भी बना रहा है, वर्चुअल भी बना रहा है, छोटी भी बना रहा है, बड़ी भी बना रहा है, समान आकार की भी बना रहा है। तो जो कार्य कॉनकेव कर रहा था वो सारे कार्य क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा, उत्तल लेंस करेगा। ठीक है, कल हम लोग करेंगे दोस्तों कॉनकेव लेंस, इसके बाद में मिरर फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिससे ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र। ठीक है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से आप लोग रिवाइज भी करा करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका हो जाए तो टेस्ट भी दिया करो। आपके लिए टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री कर रखी है इस बैच वाले बच्चों को। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग लगाया करो। थैंक यू सो मच।